जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत अब मिसाइल्स खरीदने वाला देश नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया को एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की रेस में एंटर कर चुका है। और इस बदलते स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप के बीच में एक जो नाम है वो तेजी से उभर कर आ रहा है, वो है प्रोजेक्ट कुशा। रिपोर्ट्स की हम बात करें तो भारत के इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम प्रोजेक्ट कुशा में दुनिया के 7 से 8 देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है। और भारत सरकार ने इस एम्बिशियस जो प्रोग्राम है उसके लिए लगभग 21,700 करोड़ सैंक्शन किए हैं। और ये जो इसके ट्रायल्स हैं वो करेंटली चल रहे हैं। लेकिन इस पर हम बात करें तो ये एक सिर्फ डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की स्ट्रेटेजिक एम्बिशन का अनाउंसमेंट है। आज तक दुनिया में एडवांस्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी बात होती है तो कई सारे बड़े नाम आते हैं, जिसमें हम S-400 की बात करते हैं, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं, आयरन डोम की बात होती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या भारत अपना खुद का जो ग्लोबल एयर डिफेंस इकोसिस्टम है वो बिल्ड कर रहा है। और इसी कहानी में हम यहाँ पर बदलते हुए जो एंगल है, जिसमें BEL BTL जैसे जो इंडियन डिफेंस जाइंट एक्सपोर्ट्स जो अपॉर्चुनिटीज है उस पर भी फोकस कर रहे हैं, तो इसको पूरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास बात करने के लिए आज इस शो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, DG क्लॉज। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद अंबर जी, आपको नमस्कार और आपके ऑडियंस को भी नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद। सर, प्रोजेक्ट कुशा की बात करते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट कुशा है भारत का इंडिजिनस आंसर है, क्या S-400 कैसे देखें सर इस बड़े की बारे? देखिए, S-400 हमने लिया था शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, और प्रोजेक्ट कुशा जो है हमारी लॉन्ग टर्म उस गैप को भरने के लिए है। इस समय अगर हम अपने देश को देखें तो जो हमारे देश का जो भूगोल है या ज्योग्राफी है वो बहुत बड़ी है। हमारे देश में जो वैल्यू टारगेट्स हैं वो भी बहुत सारे हैं, और हर एक को कवर देने के लिए हम स्पेसिफिक उसी जगह पे जा कर के अगर देने लग जाएँ तो बहुत रिसोर्सेज़ खर्च होते हैं। तो इसलिए जो डिप्लॉयमेंट होती है वो एरिया डिप्लॉयमेंट की जाती है एयर डिफेंस की, जो कि करंटली जो एरिया डिफेंस है वो एयर फोर्स के नीचे आता है। बट अब धीरे-धीरे जैसे इंटीग्रेशन होगा, थिएटर कमांड्स बनेंगी, तो ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमारे देश में डिप्लॉय होगा, जिसमें कि दोनों चीज़ें शामिल हैं। हमारे जो फ्रंट लाइन पे भी, और हमारे जो इंटीरियर एरियाज़ हैं जैसे रिफाइनरीज़ हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, और भी पार्लियामेंट, आई मीन जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इस तरह की चीज़ों को अगर हम बचाएँगे नहीं, तो आपने देखा ईरान में अमेरिका क्या कर रहा था। सबसे पहले हमारे ईरान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो वो उनको कैसे कर रहा था? एयरक्राफ्ट से कर रहा था। तो अगर ऐसी कुछ थ्रेट्स हमारे ऊपर आती हैं, जो कि हमारे 2 एडवर्सरीज़ हैं, आपको पता है, एक नॉर्थ में है, एक वेस्ट में है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा-बच्चा जानता है इनको। तो ऐसे लोग जब हमारे ऊपर 2-3 तरह से हमला कर रहे हैं। जहाँ तक एरिया का सवाल है, सबसे पहले तो एक लॉन्ग रेंज जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो आते हैं, फिर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स आते हैं, फिर यूएवीज़ होती हैं, तो यूएवीज़ भी अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स होती हैं। तो इनके थ्रू ये लोग इन इन सब टारगेट्स को अटैक करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये S-400 का एक इंडिजिनस वर्जन है। यानी कि इसमें जो S-400 में ब्लैक बॉक्स की प्रॉब्लम होती थी, कि क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जो कंट्री बना रही होती है वो अपने कंट्रोल में रखती है। उसका सोर्स कोड बोल लीजिए या उसका जो दिमाग बोल लीजिए, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है वो आपको नहीं मिलती है। वो प्रॉब्लम प्रोजेक्ट कुशा में नहीं होगी। और ऐसी हमें 5 रेजिमेंट्स का सैंक्शन मिला है, 21,700 करोड़ का जो आपने ज़िक्र किया था। लेकिन इसकी जो टाइमलाइन है थोड़ा लंबी है। इसकी टाइमलाइन, जो डिप्लॉयमेंट की टाइमलाइन है वो जहाँ तक मुझे पता है, ये अर्ली 2026 में टेस्टिंग चल रही है, जैसे कि आपने बोला। लेट 2026 तक इसका जो M3 वर्जन है, M3 इसको बोलते हैं M1, M2 और M3। M3 जो है 350 से 400 किलोमीटर की रेंज पे अगर कोई टारगेट दिखता है, तो उसको ये पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि एवैक्स हो गया, रिफ्यूलर्स हो गए, जो एरियल रिफ्यूलर्स होते हैं, अगर दूर से अटैक कर, वो चाइना का जैसे है,
चाइना के एयरफील्ड अगर मान लीजिए इंटीरियर हमारे को साउथ इंडिया में किसी एसेट पे अटैक कर रहे हैं, तो वो एयर टू एयर रिफ्यूलर भी साथ में ले आएँगे। तो M3 का टेस्टिंग जो है लेट 2027 में 2026 में होने की उम्मीद है। फिर उसी तरह से बाकी जो है M1 और M2 की भी टेस्टिंग इस समय चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि 2028-29 तक इसको एयरफ़ोर्स में शायद इंडक्शन हो जाए। अब ये तो टाइमलाइन्स हैं, आपको पता है टाइमलाइन्स ऊपर-नीचे हो सकती ऊपर हैं, नीचे बट हो जाते हैं। एक एम्बिशियस टाइमलाइन बनाई है। राजनाथ सिंह ने बोला है कि हमारे पास अब 30 साल, 20 साल वाला समय नहीं रहा। अगर हमको जी, विकसित भारत बनना है, तो हमें हमारी फ़ौज भी जो है विकसित ट्रांसफ़ॉर्म्ड फ़ौज होनी चाहिए। उसके हिसाब से इसीलिए जो टाइमलाइन्स भी बड़ी जल्दी-जल्दी की जा रही हैं और साइंटिस्ट के ऊपर काफ़ी इसका जोर दिया जा रहा है कि आप प्रेशर है। टाइमलाइन्स मीट करें। तो हुँ, ये डीआरडीओ के द्वारा बनाई जाने वाली टेक्नोलॉजी है। 2027 तक इसका टेस्टिंग बोलते हैं कि हाई एल्टीट्यूड के इलाके में भी हो जाएगा और हुँ, 28-29 तक ये बोल रहे हैं कि पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन शायद आ जाए एयरफोर्स के हुँ, अंदर। टोटल 5 आएँगे और इसका रफली जो वो है कि 2035 तक। तो ये देखिए बड़ा लंबा प्रोग्राम है। अब अगर हमें 5 स्क्वाड्रन चाहिए, जैसे रशिया का आप देख लीजिए। रशिया ने हमको बोला कि वो S-500 देंगे, लेकिन अभी हुँ, उनकी खुद की ज़रूरत ही नहीं पूरी हो पा रही है। तो हमको भी पहले अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे और उसके बाद फिर हम इम्पोर्ट के बारे में सोचेंगे। अगर हम हुँ, कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, जिसके ऊपर भी काफ़ी मतलब वन हैज़ टू प्लान इसके लिए कि क्या हम इम्पोर्ट के लिए भी साइमल्टेनियसली अटैक कर सकते हैं या मतलब अप्रोच कर सकते हैं, उस तरह का चीज़ का एक डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, अपने ऊपर रिस्क उस समय कितने हैं, उसके हिसाब से एक्सपोर्ट के बारे में सोचेंगे। तो पहला मेरा ये आपसे मतलब आपके ऑडियंस और आपसे वो है कि पहले अपना घर सेफ करेंगे और फिर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे। अच्छी जी, बात है कि हमारे हमारे सिस्टम्स को लोग पसंद कर रहे हैं। लोगों को ये और रिलेटिवली चीपर भी हैं ये बाहर के बिल्कुल। कंपैरिज़न में। ये थोड़ा चीपर भी बनता है क्योंकि हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी से बन रहा है। हमारे को लड़ाई के बीच में धोखा नहीं होगा जो ब्लैक बॉक्स वाला बात मैंने कहा। जी, हुँ, इसकी सर्च कैपेसिटी भी और आजकल की जो लड़ाई है वो एयर डिफेंस की लड़ाई। सबसे पहले लड़ाई शुरू होती है एयर बिल्कुल। डिफेंस। अगर कोई भी दुश्मन आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आपके एयर डिफेंस को तहस-नहस करता है। जैसे कि उसने ईरान में किया, पहले इराक वॉर में भी किया था। हर लड़ाई में अमेरिका ये इस तरह की और चाइना भी वही कोशिश करेगा, पाकिस्तान भी वही कोशिश करेगा। हुँ, हम लोग भी वही कोशिश करेंगे। तो सब इन इस लड़ाई में एक दूसरे को एयर डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो बाद में एयर एफर्ट उस कंट्री में जा रहे हैं, वो बिना किसी रुकावट के अपने टारगेट्स को मार सकें। अब ये तो एक एरिया डिफेंस है, ठीक है? लेकिन इसके साथ एक और प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है, जो कि प्रोजेक्ट यम है। अब प्रोजेक्ट यम जो है, वो एकदम पॉइंट पे है। मान लीजिए अब टारगेट के ऊपर जो कुशा है वो 150, 250 और 300 इस रेंज में 300 टू 400 इस रेंज में हुँ, काम करता है। सो अब 150 के बाद जब नज़दीक आना शुरू होते हैं, तो पॉइंट डिफेंस सिस्टम्स आने लगते हैं। इसमें आर्मी के भी वेपन हो सकते हैं, एयरफोर्स के भी वेपन हो सकते हैं, जो कि डिफेंस करेंगे। जैसे कि पॉइंट डिफेंस में L-70 के बारे में बड़ा ज़िक्र हुआ था ऑफ सिंदूर में कि पुरानी गन थी, उसके ऊपर कंप्यूटर लगा करके और हम लोगों ने उसको एक जुगाड़ बोलते हैं, जिसको इनोवेशन किया था ऑफ सिंदूर के दौरान, काफ़ी इफेक्टिव था। तो ये जो है, ये जो वेपन है, इसकी कॉस्ट कम है पहली बात तो। ये हल्का है। दूसरा ये आपके जो ड्रोन्स वगैरह है ना, उनके अगेंस्ट काम करेगा। अब जो एलआरसैम है उसकी जो 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 लॉन्ग रेंज प्रोजेक्ट कुश है, प्रोजेक्ट हुँ, कुश में क्या है कि कॉस्ट ऑफ द मिसाइल बहुत ज़्यादा है। तो उसको हम इस तरह के थ्रेट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये तो वही बात होगी ना जैसे कि हुँ, इज़राइल वगैरह में शुरू में उनको करना पड़ा आयरन बीम लगाया अगेंस्ट ड्रोन्स, उससे क्या फ़ायदा होगा? तो अब ये तरह से ड्रोन्स वगैरह के जो लाइट थ्रेट्स होती हैं, लाइट अनमैन्ड थ्रेट्स,
उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा। ये प्रोजेक्ट यमा की कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिज़न टू $10,000। अभी $10,000 में बन जाएगा वो, उसको लगेंगे करोड़ों में। सो ये अंतर होगा दोनों में। इज़राइल के पास भी कुछ इसी तरह की टेक्निक है, या आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी इज़राइल गए थे, उसमें वो इसका एक और वर्ज़न देख रहे हैं आयरन बीम का। ओके। आयरन डोम के बाद आयरन बीम आती है। आयरन जी, बीम में ये लेज़र और हाई एनर्जी वेपन सिस्टम्स की बात, तो वो सब इंटीग्रेट होगा ये, और इंटीग्रेट होने के बाद जैसे कुशा हो गया, यम हो गया, आयरन बीम जैसा कोई सिस्टम आएगा, डायरेक्टेड एनर्जी हुँ, सिस्टम आएँगे जो कि एयर में जो भी थ्रेट्स हैं, उनको हुँ, उसके वैल्यू के हिसाब से हम उनको गिराएँ। उनका इस्तेमाल करें ताकि खर्च उसी हिसाब से कम हो। तो ये पूरे जो सिस्टम को सुदर्शन चक्र का नाम दिया नाम गया है प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, और जिसके हुँ, पीछे आपको पता है प्रधानमंत्री जी पड़ जाते हैं तो फिर वो, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो बहुत बड़े अधिकारी भी क्यों ना हों, वो फिर काम तो होना ही पड़ता है। तो इसीलिए बड़ा फास्ट ट्रैक पे ये काम चल रहा है। हर एक, हालाँकि अभी प्रोजेक्ट याम पे थोड़ा-सा अभी थोड़ा इनिशियल स्टेजेज़ में है, इसको टाइम लगेगा। लेकिन हुँ, जब तक वो कुशा वगैरह डिप्लॉय होगा, कुश वगैरह डिप्लॉय होगा, ये भी बन के तैयार हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पॉज़िटिव रहना चाहिए हमें अपने साइंटिस्ट के ऊपर, अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ पे, डेवलपमेंटल कैपेबिलिटीज़ पे। तो मेरे ख़्याल से ये दोनों मिला कर के जो सिस्टम है, कुश हुँ, और यम, ये एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और एक बड़े तस्वीर का बड़े एयर डिफेंस का एक रूपरेखा आएगी, क्योंकि ये इंटीग्रेट होगा क्या बोलते हैं, इंडियन एयर फोर्स के जो कमांड कंट्रोल सेंटर से, हुँ, आईएससीसी से, और उसके साथ आकाश तीर जुड़ेगा और नेवी का त्रिगुण जुड़ेगा। तो ये तीनों सिस्टम मिल करके एक सिस्टम बन जाएँगे, और एक रडार्स का एक सिस्टम होगा, इसी में हुँ, कम्युनिकेशंस का सिस्टम भी होगा, और इसी में मिसाइल्स का भी सिस्टम होगा, इसी में पॉइंट वेपन्स का सिस्टम होगा, इसी में काउंटर ड्रोन सिस्टम भी होंगे। ये सारे के सारी जो चीज़ें जो हैं, एक साथ इंटीग्रेट होकर के एक जो अमेरिका इसको गोल्डन डोम की बात कर रहा है, हम लोग इसको सुदर्शन चक्र बोल रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये फ्यूचर की लड़ाई के लिए बहुत काम आएगा। तो इन इन ब्रीफ मैं ये कहूँ कि ये एक लंबी तैयारी की अ तरफ इनिशिएटिव है, और इस हुँ, इनिशिएटिव में हमें काफ़ी कैपेबिलिटीज़ भी मिल रही हैं। जो यम होगा वो स्वार्म ड्रोन्स को भी नीचे गिराने की, अब याद है आपको इज़राइल और हमास की लड़ाई में, या रशिया यूक्रेन की लड़ाई में 2-2 सौ, 3-3 सौ, 4-4 सौ ड्रोन्स एक साथ भेज रहे थे। शाहेद ड्रोन हो, या फिर और जो जरांग जो है, जी रशिया ने सर। उसको बनाया है, और अमेरिका ने उसको लुकास बना दिया है। उसी उसी ड्रोन की शायद सबसे पहले ईरान ने बनाया, उन्होंने रशिया को दिया, रशिया ने उसको इम्प्रूव करके जरांग बना दिया। वही जरांग फिर ईरान ने लिया और उन्होंने अमेरिका पे ठोका। अमेरिका ने उन्हीं को उठा कर के लुकास बना दिया, जो कि उससे भी थोड़ा बेटर है। तो ये जो अब लड़ाई चल रही है, ये इस तरह की लड़ाई के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी चीज़ जी, ये है कि देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट यम और कुश का सवाल है। प्रोजेक्ट यम में जीपीएस डिनाइड ड्रोन्स, जीपीएस डिनाइड कैपेबिलिटी भी होगी, यानी कि जहाँ जीपीएस, अगर मान लीजिए हम किसी जीपीएस पे डिपेंडेंट हैं, या हमारा खुद का नेविक सिस्टम, अभी 3 ही हुँ, सैटेलाइट हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अगले 1-2 साल जी, के अंदर ये हमारी 7 की 7 सैटेलाइट सिस्टम आ जाएँगे ऊपर, तो हमें किसी हुँ, दूसरे देश पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उनको भी स्पेस में भी लड़ाई चलेगी अब। फ्यूचर में। बिल्कुल सर। तो हो सकता है एक आध सैटेलाइट हमारी डैमेज हो, हम दूसरे की डैमेज करने की कोशिश करें। ऐसी हालत में अगर जीपीएस डिनायल होता है, तो ये जो यम सिस्टम है, ये जीपीएस डिनाइड सिस्टम में भी काम करने की क्षमता रखता है। इस तरह की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बात की जा रही है, और जो प्रोजेक्ट कुश है, उसमें एक स्केलेबिलिटी का भी प्रोविज़न दिया गया है। स्केलेबिलिटी से मतलब, मेरा मतलब होता है कि इसकी अपग्रेड का। अब अपग्रेड इसका क्या होगा? अपग्रेड ये होगा कि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर होनी शुरू हो जाती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स आपको पता है 12-13 मैक
की स्पीड से आती हैं, उनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। इन एनी केस उसको खाली लॉन्च स्टेज में ही आप पकड़ सकते हो, एयर में पकड़ना बहुत मुश्किल है हाइपरसोनिक मिसाइल को, स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए भी इस सिस्टम को लेटर ऑन एज़ पार्ट ऑफ द स्पाइरल डेवलपमेंट उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से हम ए स्टेल्थ फाइटर्स को पकड़ सकें, किस तरह से हम ये जो हाइपरसोनिक थ्रेट्स अगर आती हैं, मिसाइल्स आती हैं हमारे ऊपर, उनको हम न्यूट्रलाइज़ कर सकें। तो इस तरह की कई सारी चीज़ों की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इन दोनों प्रोजेक्ट अंडर द ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ सुदर्शन। प्रोजेक्ट सुदर्शन कह लीजिए या सुदर्शन चक्र कह लीजिए, इसके तहत ये बनाया जा रहा है। इज़राइल का जो है वो आयरन डोम है और अमेरिका का जो है गोल्डन डोम है और हमारा जो है सुदर्शन चक्र है। तो ये है इन नटशेल जो इन दोनों सिस्टम्स की बात हो रही है। सिर्फ ये है कि हमको एक 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 पैरेलल अप्रोच चल रहा है। जो अभी की रिक्वायरमेंट्स है वो खरीद के ली जा रही हैं। जो लंबी जो हमारी लंबी प्रिपरेशंस के लिए हम खुद बना रहे हैं और ये पैरेलली चल रहा है और इसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो पर्सनली देख रहे हैं कि भाई हर चीज़ की जो डेवलपमेंट साइकिल है, अब वो पुराने ज़माने की हाथी हाथी की स्पीड वाली नहीं, वो हिंदू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नहीं चलेगी अब। अब ये क्या बोलते हैं टाइगर रेट ऑफ ग्रोथ है। उस तरह से हमारा जो चाहे आर्थिक ग्रोथ हो, चाहे मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो, दोनों उसी स्पीड से आगे जाएँगे। तो ये है आपका शॉर्ट एंड स्वीट ब्रीफ ऑन प्रोजेक्ट यमा एंड कुश एंड subsequent development in this project. सर मैं आपसे एक दो चीजें और जानना चाहूंगी कि कई सारे देश यानी कि 7 से 8 देशों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, तो क्या इसको ये माने कि भारत के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट है या फिर ये कहें कि चाइना रशिया की जो डिपेंडेंसी है उसका ऑल्टरनेटिव? और क्या ये जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, प्रोजेक्ट कुशल के डेवलपमेंट की बात करिए, ओवरऑल सुदर्शन चक्र की, पाकिस्तान और चाइना भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे क्या, ये जो सब कुछ हो रहा है? देखिए कोई भी जो देश है ना, वो अपनी ड्यूटी में फेल करेगा अगर वो अपने दुश्मन के डेवलपमेंट्स को मॉनिटर नहीं करेगा। तो ये तो आप मान के चलिए कि वो हमारे हर चीज़ के ऊपर पैनी नज़र रख रहा है, चाहे वो इंटेलिजेंस के थ्रू, चाहे से सैटेलाइट्स के थ्रू, जो भी चीज़, जो भी डेवलपमेंट हमारे देश में चल रहा है, वो चाइना तो डेफ़िनेटली मॉनिटर करेगा। पाकिस्तान भी करता है, पाकिस्तान के पास भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के सोर्सेज़ बहुत हैं और हमारी कंट्री में तो उनका पहले से ही एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो या नेपाल की तरफ से हो। इनके एजेंट्स काफ़ी कुछ घूम रहे हैं हमारे इलाके में। सो हमें तो सावधान रहना ही पड़ेगा, सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन ये कहें कि ये लोग मॉनिटर नहीं करेंगे, वो गलत होगा। बिल्कुल, दे विल बी मॉनिटरिंग आवर डेवलपमेंट, बट एट द सेम टाइम हमको जो इससे अ, जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल रही है, वो है ट्रस्ट की। जो देश हमारे हथियार ले रहे हैं, जो भी अच्छी तरह से बन, जैसे ब्रह्मोस हो गया, हमारी जो आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, कई देशों ने, यूरोप में भी हमारी आर्टिलरी गन्स एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब आपको भारत कल्याणी जो है, कल्याणी डिफेंस, जी। वो अब हमारी गन्स जो हैं, जो इंडिया में नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया की रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो गई तो वो यूरोप में आज से नहीं, काफ़ी दिनों से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की कई सा एल एन टी कर रहा है एक्सपोर्ट हमारे सिस्टम। सो एक आध टेक्नोलॉजी को छोड़ के, जैसे टैंक इंजन हो गया या एयरक्राफ्ट इंजन हो गया, उसमें भी आप देखिए पैरेलल अप्रोच चल रहा है। एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए हम 4 ट्रैक फॉलो कर रहे हैं। किसी न किसी में सक्सेस तो मिलेगी और जिसमें मिल गई उसको हम आगे बढ़ा देंगे। और फिर एक बार वो टेक्नोलॉजी आ गई हाथ में, फिर भारत को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। मैं अभी कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, कुछ विदेशियों से, किसी कॉमन ग्रुप में डिस्कशन वगैरह चल रहा था। तो वो बोल रहे थे कि आपको ऐसा लगता है कि भारत बहुत एक भारत से किसी को डरना नहीं चाहिए, भारत एक वो शांति प्रिय देश है। तो उनका जवाब ये था कि आप गलत सोचते हैं। हम लोग भारत को एक बहुत बड़ा पावर मानते हैं और ये बहुत ही बड़े देश ने कहा, नाम हम नहीं लूँगा किसी का। हम भारत को एक बहुत बड़ा पावर मानते हैं।
हम आप लोगों से एक्चुअली डरते हैं। आप लोगों का कोई भी एक मूवमेंट होता है तो उससे हम लोगों को चिंता होनी शुरू हो जाती है। तो हम हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आई थिंक वो वो जो हमारी कमज़ोरी है ना कि हम्बल रहना, वो हम्बल रहना हमको ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर हैं। ऐसी बात नहीं है, बाहर वालों को पता चल रहा है कि यार इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, इतना इनकी आर्थिक स्थिति। अब आप देखिए दुनिया में यूके को आप मेजर पावर बोलते हो, फ्रांस को आप मेजर पावर बोलते हो, जर्मनी को मेजर पावर बोलते हो। उनकी उनकी इकॉनमी कितनी वही 4 ट्रिलियन के आस-पास है। बस ये है कि उनकी पॉपुलेशन कम है तो उनका जो बाकी रिक्वायरमेंट है, वो क्या बोलते हैं ऐशो-आराम में जाता है। उनकी कैलोरी इंटेक ज़्यादा है, उनके कपड़ों की प्रेफ़रेंस ज़्यादा है। वो हर हर सीज़न में कपड़े बदल देते हैं। मैंने देखा है वहाँ पे इन लोगों को खरीदते हुए कपड़े एटसेट्रा। तो कंज़्यूमर बनने की कोशिश करते हैं। अभी ज़रूरत थोड़े है उतनी बट वो कंज़्यूमर मार्केट बढ़ाते हैं। 1 कार से 2 कार, 2 कार से 3 कार, 3 कार से 4 कार इस तरह की उनकी इकॉनमी है। सो वो तो उनको कंट्रीब्यूट नहीं कर रही ना उनके हुँ, पावर पावर स्टेटस में। पावर स्टेटस में कंट्रीब्यूट कर रहा है उनका ओवरऑल जीडीपी और उनका जो मिलिट्री पावर है। मिलिट्री पावर में तो ये सारे पीछे हो गए हैं। जितने यूरोप के देश हैं 2 डिवीज़न, 1 डिवीज़न बस। ये उनकी स्ट्रेंथ है, आदमी है ही नहीं उनके पास। जी, अब आपके पास 12 लाख की फ़ौज है। अगर हम एक एक लाइन से ही खड़े होकर के किसी तरह से चल दें, स्ट्रैटेजी को मारो गोली, तो भी हमको रोकना बहुत मुश्किल होगा अब। सो बिल्कुल ये सही बात। एक तो ये लोगों को समझ में आती है बात। इसलिए हमको भटकाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो इंडिया इज़ being now considered as a competent tech power also. We are not there. We are not in the league of US or China, हुँ, but we are गैलपिंग टू गो देयर। सो अगले 5-10 साल के अंदर देखेंगी आप कि इतना डेवलपमेंट होगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया का कि आपको शायद अगर आप 10 साल के लिए बाहर जाएँ और वापस आएँ, तो आपको भारत पहचान में नहीं आएगा। दैट विल बी द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स प्रोवाइडेड ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहें, जिस तरह से फ़ोकस अभी जो हाल हाल की गवर्नमेंट ने लगाया है, इस तरह का अगर जी, फ़ोकस चलता रहा, मान लीजिए स्मॉल रिएक्टर्स ही अगर बन गए, हुँ, पूरा ब एनर्जी का गेम चेंज हो जाएगा। पेट्रो डॉलर्स की जगह ही खत्म हो जाएगी। सो इस तरह की कई इनिशिएटिव्स हैं जो ये गवर्नमेंट ले रही है एट वेरियस लेवल, वेरियस स्टेजेस। आई थिंक वी आर इन फॉर अ गुड एरा, गुड पीरियड, बट ओवरऑल दुनिया में गड़बड़ी रहेगी। तो हमको उस गड़बड़ी के बीच से किसी न किसी तरह से रास्ता निकाल करके अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, अपनी मिलिट्री पावर पे फोकस करना है। जी। जी, जी। सर क्विकली बस मैं आपसे ये जानना चाहूँ क्योंकि हम प्रोजेक्ट कुशा की ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या प्रोजेक्ट कुशा भारत का जो जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर बन सकता है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं देशों के इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। देखिए, एयर डिफेंस अगर आपका कमज़ोर है ना, तो आप उसी तरह से पिटोगे जैसे ईरान पिट रहा है। हुँ, ज़मीन पे गिरने से पहले अगर मिसाइल या ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हुँ, हो जाते हैं हवा में, तो हमारी हुँ, पब्लिक को उतना कम डैमेज होगा, उतना कम नुकसान पहुँचेगा। तो इट इज़ अ गेम चेंजर, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिना हुँ, साउंड एयर डिफेंस के आप लड़ाई करने की फ्यूचर में सोच ही नहीं सकते। अगर आपके पास एयर डिफेंस नहीं है, तो मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाते हैं कि यू आर नेकेड। Your country is naked if you are without an air defense. जैसे सो हमें वो नहीं बनना है। और अगर प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले ये 1 साल पहले अगर ये ज़िक्र किया था 15 अगस्त 2025 में कि भाई हम सुदर्शन चक्र बनाएँगे, तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना, उनके भी एडवाइज़र्स होते हैं, उनके भी मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट एडवाइज़र्स हैं, ये सारे इन्होंने मिल कर के कुछ एक सोच समझ के ही तो ये प्लान बनाया है। इसीलिए तो आज हम बड़े गर्मजोशी से कह सकते हैं कि भाई हम दुनिया में वी आर अप देयर, वी आर बीइंग काउंटेड। पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट मीन्स पीपल आर लुकिंग एट आवर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट
कि यार इतनी जल्दी, 1 साल पहले तो इनके कुछ हुआ था और अभी नाउ दे आर ऑलरेडी ऑन ट्रायल स्टेज। टाइम लगता है बट आई थिंक द स्पीड इज डूइंग वेल। एक आध टेक्नोलॉजीज को छोड़ के आई थिंक वी आर वेल ऑन आवर वे। थोड़ा हमारे को चिप्स वगैरह में इस समय वी आर बिहाइंड, उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। एआई सोवरेन होनी चाहिए, अपनी एआई पे फोकस करना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपने होने चाहिए, नेविगेशन प्लेटफॉर्म्स अपने होने चाहिए। कई सारी चीज़ों पे हमको इंडिजनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है और वो Yes. जब तक नहीं होगा तब तक वी आर वल्नरेबल टू एनिमी। Yes. So that is something which we have to be careful of. बिल्कुल, और चाइना ने तो ऑलरेडी इन सारे अगर हम इंडियनाइजेशन ऑफ हम बात करें डिजिटल या फिर डिजिटल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, तो उन्होंने काफी पहले उसको समझ बूझ के अपना सिस्टम पूरा उन्होंने डिजिटल इकोसिस्टम अपना तैयार किया, लेकिन हमको भी उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे कि फिर आपने कहा कि अगर हम अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करते हैं तो तब तक हमारा अपना खुद का एआई नहीं होगा, हमारे खुद के अपने सैटेलाइट सिस्टम और ये सारी चीजें नहीं होंगी, अपना खुद का हमारा अपना डेटा प्रोटेक्टेड नहीं होगा, तब तक हम एक वल्नरेबल स्टेट में जरूर रहने वाले हैं। हम प्रोजेक्ट कुशा की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट कुशा जो है वो सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम नहीं बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस का सिंबल है, और एक ऐसा भारत जो पहले फॉरेन सिस्टम्स पर जो थे उन पर डिपेंडेंट था, अब खुद अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस बना रहा है। और अगर एक्सपोर्ट वर्जन सक्सेसफुल होता है तो ये सिर्फ मिलिट्री सक्सेस नहीं होगा, ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप और डिफेंस डिप्लोमेसी उसका भी पावरफुल टूल बन सकता है। और आज दुनिया में हम देखें सर, मल्टीपोलर जो ऑर्डर है उसकी तरफ दुनिया बढ़ रही है, लेकिन हर देश रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर्स भी ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। और लोगों को सारे सिस्टम समझ आते हैं, लेकिन जो ट्रस्ट है वो नहीं मिल पाता है। और जो जब कोई ऐसा क्रूशल समय होता है तब नजर आता है कि अरे भरोसा, और भारत जो है वो भरोसे के साथ आता है। भारत का के साथ सबसे बड़ा ये स्ट्रेटेजिक भारत का एडवांटेज है कि भारत पर सभी देश जो है वो भरोसा करते हैं। और इसी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत जो ये सिंपल एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट डिपेंडिंग इटसेल्फ, इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू शेप द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द फ्यूचर। सर बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर।